हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। आज हम प्रारंभिक विद्युत के पार्ट सेकंड के क्वेश्चन करवाएंगे। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। जिसने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा है उस क्वेश्चनों को जरूर देखें। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था। सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह को उत्पन्न करता है। आपको बताना है सर्किट में जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वह किसको उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए चुंबकीय चार्ज, ऑप्शन बी एक ईएमएफ, ऑप्शन सी एक विद्युत करंट, ऑप्शन डी एक ईएमएफ, ऑप्शन ई एक प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक विद्युत करंट। सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो कि एक विद्युत करंट को उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। आपको बताना है धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा कैसे प्रवाहित होती है। ऑप्शन एक बिना किसी नियम के, ऑप्शन बी धनाग्र से ऋणाग्र की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। धारा हमेशा धनाग्र से ऋणाग्र की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहा जाता है। आपको बताना है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धारा। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम धारा कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, किसी चालक के लिए विद्युत धारा घनत्व जे का मान उचित संबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। आपको बताना है किसी चालक के लिए विद्युत धारा घनत्व का उचित संबंध निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। आपको ध्यान रखना है जे बराबर क्या होता है। जे बराबर होता है आई अपॉन ए, बराबर होता है सिग्मा अपॉन ई। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए विद्युत धारा घनत्व जो कि विद्युत धारा अपॉन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, विद्युत धारा का, आपको बताना है विद्युत धारा का रूट प्रतीक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत धारा का रूट प्रतीक आई होता है तथा इसका मात्रक एम्पियर होता है। आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक एम्पियर, आपको बताना है एक एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपको बताना है एक एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक कूलम प्रति सेकंड। एक कूलम प्रति सेकंड के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। तो इसको हम कहते हैं एक कूलम एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश जिसे हम एक एम्पियर कहते हैं। तो आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी होता है और आई बराबर होता है वी अपॉन आर भी होता है। आपको ध्यान रखना है आई बराबर वी अपॉन आर आई बराबर होता है। तो 223 के आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, विद्युत धारा की, आपको बताना है विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एम्पियर। विद्युत धारा की ऐसा इकाई एम्पियर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, किसी भी तार में धारा का प्रवाह किस कारण से होता है। आपको बताना है किसी भी तार में जो धारा का प्रवाह होता है वह किसके कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋणावेश की गति। ऋणावेश की गति के कारण एक तार में धारा का प्रवाह होता है क्योंकि ऋणावेश किस पे होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, यदि आवेश प्रवाह की दर समय के साथ बदलती है। आपको बताना है यदि आवेश प्रवाह की दर समय के साथ बदल रही है तो किसी भी समय पर धारा किसके द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आई बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी टी क्योंकि इसमें प्रवाह की दर समय के साथ बदलती है। तो जो बदलता है उसी परिवर्तन की दर को हम डी अपॉन डी टी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी और आई बराबर क्यू अपॉन टी यह भी होता है। आपको ध्यान रखना है लेकिन दोनों दिए गए हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको बताना है निम्न में से दिए गए उनमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइक्रो एम्पियर से बड़ा होता है मिली एम्पियर। आपको ध्यान रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है इसमें एम्पियर सबसे बड़ा होता है और उससे छोटा होता है मिली एम्पियर और सबसे छोटा होता है माइक्रो एम्पियर। तो एम्पियर जो कि इसमें माइक्रो एम्पियर से छोटा दे रखा है तो गलत है। एम्पियर इसमें मिली एम्पियर से छोटा दे रखा है तो ये गलत है। तो आपको ध्यान रखना है माइक्रो एम्पियर और ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से आपको लगाना है। तो इसके अंतर्गत मिली एम्पियर जो कि माइक्रो एम्पियर से बड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, 50 कूलाम आवेश 5 सेकंड की अवधि तक संवाहक के रूप में प्रवाहित होने पर धारा आई का मान क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी होता है। इसमें क्यू का मान दे रखा है 50 और टी का मान दे रखा है 5 सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 एम्पियर। 10 एम्पियर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट लंबाई के एक चालक से 2 सेकंड के लिए 2 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। तो आई का बराबर होता है, आपको बताया था क्यू अपॉन टी। तो क्यू का मान दे रखा है 2 कूलाम और टी का मान दे रखा है 2 सेकंड। तो इसके अंतर्गत 2 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1 एम्पियर किसमें धारा प्रवाहित होगी। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, 60 माइक्रो एम्पियर धारा मिली एम्पियर में कितनी होगी। आपको बताना है 60 माइक्रो एम्पियर की धारा मिली एम्पियर में कितनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 0.06 मिली एम्पियर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि माइक्रो एम्पियर को मिली एम्पियर में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.06 मिली एम्पियर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, घरेलू उपकरण सामान्यतः इनमें से किस पर काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। आपको बताना है घरेलू उपकरण होते हैं वो सामान्यतः इस पर किस में डिजाइन किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एसी आपूर्ति वोल्टेज पर डिजाइन करने के लिए अधिकतर बनाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है डीसी वोल्टेज में बनाते हैं, लेकिन सामान्यतः अधिकतर घरेलू उपकरण जो कि एसी आपूर्ति वोल्टेज के लिए निर्मित किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ता है। आपको बताना है जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण से बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 चालक इलेक्ट्रॉन और परमाणु के बीच टकराव के कारण उसमें तापमान बढ़ता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। आपको बताना है एक परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा किसके कारण से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए तापीय प्रभाव, ऑप्शन बी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको ध्यान रखना है उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव तीनों के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, चल रही ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होगी। आपको बताना है ट्रेन चल रही है तो उसमें बैठे हुए एक व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई ए और बी दोनों, स्थैतिक व गतिज ऊर्जा। स्थैतिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों इसके अंतर्गत उत्पन्न होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ट्रेन चल रही है जिसके कारण इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, और वह बैठा हुआ है इसके कारण उसमें स्थैतिक ऊर्जा उसमें उत्पन्न होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, उड़ते हुए विमान द्वारा उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है। आपको बताना उड़ता हुआ विमान है उसमें उत्पन्न ऊर्जा कैसी होगी। तो उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों उत्पन्न होगी। तो इसका राइट आंसर भी होगा ऑप्शन ई, क्योंकि वह नियत गति पर उड़ता रहता है इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है, और लगातार उड़ता रहता है यानी दूरी तय करता रहता है इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, जब कोई व्यक्ति किसी उपकरण के विद्युतीय रूप से चालू भाग को स्पर्श करता है तो हाथ और पैर के बीच के विभव को क्या कहते हैं। आपको बताना है जब कोई व्यक्ति किसी उपकरण के विद्युतीय रूप से चालू भाग को स्पर्श करता है तो हाथ और पैर के बीच विभव को हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पर्श विभव, इसे हम स्पर्श विभव कहते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूप से आपको बताना है सामान्य रूप से स्पर्श विभव यानी कि टच पोटेंशियल की तुलना में स्टेप पोटेंशियल परिणाम में होते हैं। आपको बताना है सामान्य रूप से स्पर्श विभव होता है और उसकी तुलना में स्टेप विभव होता है, परिणाम में कैसे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो छोटे होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, किसी कंडक्टर में की वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपको बताना है किस कारण से किसी कंडक्टर में किसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। उसमें उत्पन्न प्रतिरोध के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, आदर्श रूप से नियतांक वोल्टता स्रोत में होना चाहिए। आपको बताना है आदर्श रूप से नियतांक वोल्टता स्रोत होता है उसमें क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है आदर्श वोल्टता स्रोत में हमेशा शून्य प्रतिरोध होना चाहिए और धारा प्रतिरोध में अनंत प्रतिरोध होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के विद्युत विभव को पारंपरिक रूप से क्या लिखा जाता है? आपको बताना है किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के विद्युत विभव होता है उसको हम पारंपरिक रूप से क्या लिखते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे हम शून्य लिखते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की सतह से, आपको बताना है किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है? आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन वह कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, जब एक पैरावैद्युतिक या डाइलेक्ट्रिक ऐसी वोल्टेज के अधीन होता है तो पदार्थ विद्युत ऊर्जा अवशोषित की जाती है, इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? आपको बताना है, जब एक परावैद्युतिक ऐसी वोल्टेज के अधीन होता है तो पदार्थ विद्युत ऊर्जा अवशोषित करता है, इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पैरावैद्युतिक हानि, इसे हम डाइलेक्ट्रिक लॉस या परावैद्युतिक हानि कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, एक खराब बिजली के कनेक्शन से क्या होगा? आपको बताना है, एक खराब बिजली का कनेक्शन दिया हो गया है तो उससे क्या होगा? ऑप्शन ए का प्रतिरोध सामान्य प्रतिरोध से कहीं अधिक होगा, यह सही है। ऑप्शन बी में से जब सामान्य धारा प्रवाहित होगी तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऑप्शन बी भी सही है। लोड के लिए सामान्य उपलब्ध कुल ऊर्जा घट सकती है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।